कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर खास जंग के लिए तैयार किया गया एक तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर है। मछली जिस तरह पानी में हरकत करती है, ये हवा में ऐसे हर तरफ घूमकर हमला करता है। आम हेलीकॉप्टर्स में गन को चलाने वाला गनमैन बैठा होता है जो किसी भी हदफ पर फायर करता है, लेकिन कोबरा का पायलट ऑटोमेटिक गन से हदफ पर तबाही फेरता है। इसमें ऑटोमेटिक 12.7 mm की गनें फिट होती हैं। जहां ये भी बताते चले कि हैवी स्नाइपर रेंज मास्टर की गोली भी 12.7 mm ही होती है। अगर एक गोली इंसान की खोपड़ी को कई टुकड़ों में तकसीम कर सकती है, तो उसी कैलिबर की दर्जनों गोलियों ने क्या तबाही मचाना थी, ये अंदाजा आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। मेरे पास चलकर या भागकर फायर करने के लिए ले देकर बेरेटा पिस्टल ही था। 10 क्लैशनकोफों और एक कोबरा हेलीकॉप्टर से फकत बेरेटा के साथ मुकाबला करना यकीनन खुदकुशी की आसान कोशिश थी। दुश्मन के 10 आदमियों ने मगरबी जानिब से आना था। मेरे लिए मशरकी तरफ फरार होना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन उस जानिब कोई ऐसी आड़ मौजूद नहीं थी जिससे मैं कोबरे के पायलट की नजरों से बच जाता। अलबत्ता शुमाल की जानिब मौजूद दरख्त और झाड़ियां मुझे नजरी आड़ मुहैया कर सकती थी। जल्दी से फैसला करते हुए मैं उसी जानिब चल पड़ा। हेली की आवाज लम्हा बलम्हा करीब आती जा रही थी। उसकी आमद से पहले मैं झाड़ियों के एक झुंड में घुसकर बेहिस्सो हरकत लेट गया था। कोबरा बहुत नीची परवाज करता हुआ उन झाड़ियों के करीब से गुजरा जहां मैं पहले लेटा हुआ था। उसके साथ ही मेरे कानों में तड़तड़ की भयानक आवाज गूंजी। वो गोलियों की बौछार करता हुआ आगे गुजर गया। मेरा दिल हौलने लगा था। अगर वो इसी तरह हर झुंड पर गोलियों के 2-3 ब्रस्ट फायर करता रहता तो मुझे निशाना बनाना उसके लिए मुश्किल न होता, क्योंकि उस पहाड़ी पर झाड़ियों के इतने ज्यादा झुंड मौजूद नहीं थे। चक्कर काटकर कोबरा वापस मुड़ा और इस मर्तबा गोलियों का ब्रस्ट साथ वाली झाड़ी पर पड़ा। जो सोच मेरे दिमाग में आई थी, पायलट भी उसी पर अमल पैरा हो गया था और जल्द ही मेरा नंबर आ जाना था। कोबरा मेरे साथ वाली झाड़ी पर गोलियों का ब्रस्ट फायर करता हुआ आगे गुजर गया। उस वक्त मेरी बचत मगरबी समत का रुख करने में थी। गो उस तरफ से दुश्मन ऊपर को आ रहे थे, लेकिन कोबरे की गोलियों से उसी जानिब उतर कर बचा जा सकता था। लेकिन फिर मैंने एक और रिस्क लिया और कोबरे के मुड़ने से पहले झाड़ी से निकलकर चंद कदम दूर मौजूद उस झाड़ी में घुस गया जहां कोबरा अभी फायर करके आगे गया था। अगर पायलट मुझे देख लेता या वो गलती से दोबारा उसी झाड़ी पर फायर कर देता तो लॉरा ब्राउन का मुझे अलविदा कहना सच साबित होता। मगर पायलट मुझे देख नहीं पाया था और ना उसने फायर करने में गलती की थी। हालांकि उस वक्त उसका गलती करना उसे कामयाब कर सकता था। उसने वापसी पर थोड़ी देर पहले मेरा ठिकाना बनने वाली झाड़ियों पर गोलियों का छिड़काव किया और आगे गुजरता चला गया। उस सीध में जितनी झाड़ियां आई थी उन तमाम पर कोबरे की गोलियां लगी थी। कोबरे के सर पर से गुजरते ही मैं मजीद जुनूब की तरफ बढ़ा। अगली झाड़ी 15-20 कदम दूर थी, लेकिन कोबरे के मुड़ने से पहले मैं झाड़ी में दाखिल हो चुका था। पायलट गोलियां बरसाते हुए तरतीब से तमाम झाड़ियों की छानबीन कर रहे थे। ये भी मुमकिन था कि एक दफा फायर कर चुकने के बाद पायलट दोबारा एक एक ब्रस्ट तमाम झाड़ियों पर बरसाना शुरू कर देता। मैं जिस झाड़ी में घुसा हुआ था उसी से कोबरे ने फायरिंग की इब्तिदा की थी। उसके बाद जुनूब की तरफ झाड़ियों के झुंड मौजूद नहीं थे। इक्का दुक्का दरख्त बिलाशुबा मौजूद थे, लेकिन दरख्तों के नीचे मैं पायलट की निगाहों से नहीं छुप सकता था। चंद लम्हे सोचने के बाद मैंने एक और तजवीज पर अमल करने का फैसला किया। जुनूब की जानिब मेरे छुपने की जगह से 50-60 गज दूर एक पथरीली चट्टान पड़ी थी। उसकी आड़ लेकर मैं पायलट की नजर में आने से बच सकता था, लेकिन उसके साथ ये भी जरूरी था कि मैं पायलट के साथ साथ उस चट्टान के दाएं बाएं हरकत करता रहता। कोबरे की अगली झाड़ी पर आग बरसाकर आगे बढ़ते ही मैं आखिरी झाड़ी से निकलकर पूरी कुव्वत से दौड़ा। मेरी पीठ पर लदा रेंज मास्टर का झोला मुझे ज्यादा रफ्तार से भागने नहीं दे रहा था, लेकिन उस वक्त जिंदगी और मौत की बाजी शुरू थी और ये बाजी कोई भी नहीं हारना चाहता। जो भी पायलट की तवज्जो उन झाड़ियों की तरफ मबजूल थी जहां वो गोलियां बरसा रहा था। चट्टान की जुनूबी जानिब आड़ लेते ही मैं चढ़े हुए सांसों को एतदाल पर लाने लगा। उसके साथ ही मेरा जहन तेजी से उस हालत से निकलने की तजवीज सोच रहा था। अगर पैदल दुश्मन ऊपर पहुंच जाता तो यकीनन वो मुझे चूहे की तरह घेर कर हलाक कर देते। कोबरे की वजह से मैं किसी आड़ में रहकर भी उनका मुकाबला न कर पाता, क्योंकि कोबरा सर पर पहुंचकर मुझे बड़ी आसानी से हलाक कर देता। बचाव का एक ही तरीका था कि कोबरा वहां से चला जाता, जबकि पायलट का फिलहाल ऐसा इरादा नजर नहीं आ रहा था। और फिर तंग आमद बजंग आमद के मिस्ताक मैंने ऐसा फैसला किया जिसे आम हालात में खुदकुशी का नाम ही दिया जा सकता है। रेंज मास्टर का झोला पीठ से उतारकर मैंने राइफल बाहर निकाली और उस पर साइट लगा ली। चंद सेकंड के बाद मैंने 200 मीटर रेंज लगाकर राइफल के पीछे लेट गया। उस वक्त अगर पायलट उस तरफ देख लेता तो मेरा बचना मुहाल था। भरी हुई मैगजीन राइफल से जोड़ते हुए मैंने राइफल कॉक की और पीछे लेटकर पायलट पर निशाना साध लिया। कोबरे की तेज रफ्तारी मेरे लिए निहायत मुश्किल पैदा कर रही थी। अगर मैं सीधी गोली फायर करता तो पायलट को कभी भी निशाना नहीं बना सकता था। मुनासिब लीड लेकर ही मैं कामयाब फायर कर सकता था। गो किसी भी मुतहर्रक हदफ को निशाना बनाने के लिए लीड का फार्मूला मौजूद है, मगर मसला ये था कि ऐसा तभी मुमकिन है जब मुतहर्रक चीज की रफ्तार मालूम हो, और कोबरे की रफ्तार मुझे मालूम नहीं थी, इसलिए मज़कूरा फार्मूला मेरे लिए किसी काम का नहीं था।
अलबत्ता पेशेवर स्नाइपर्स के दिमाग में एक अपना अंदाजे का मीटर लगा होता है और उस वक्त मेरा जाती अंदाजा ही काम आ सकता था। हेलीकॉप्टर की बाईं खिड़की का शीशा खुला था, इसलिए मैंने उसके मगरिब की तरफ मुड़ने का इंतजार किया। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था क्योंकि कोबरा झाड़ियों के आखिरी झुंड को निपटाने वाला था। पायलट के चक्कर काटकर मगरिब की तरफ मुड़ते ही मैंने पायलट के सर पर शिस्त ली और उसके अपनी राइफल के मुतवाजी आने से पहले मैंने बैरल को अंदाजे से मुनासिब लीड देकर दिल ही दिल में अपने पाक परवरदिगार को मदद के लिए पुकारते हुए ट्रिगर दबा दिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक फायर था। ट्रिगर दबाते ही मैंने जल्दी से राइफल को दोबारा कॉक किया, मगर उसकी जरूरत पेश नहीं आई। अल्लाह पाक ने मेरी मनाजात को कबूल फरमा लिया था। एकदम हेलीकॉप्टर घूमा और फिर दरख्तों से टकराता हुआ जमीन बोस हो गया। ढलान में गिरने की वजह से वो मेरी नजरों से ओझल हो गया था, लेकिन उसके गिरने से पैदा होने वाला धमाका काफी जोरदार था। हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने का ये मेरा पहला तजुर्बा था। इससे पहले मुझे ऐसा मौका कभी नहीं मिला था और ना मैंने कभी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की कोशिश ही की थी। मैंने जल्दी से राइफल का बट और दो पाई को क्लोज करके झोले में डाला और झोले को पीठ पर लाद कर मशरकी ढलान उतरने लगा। मेरी रफ्तार उतनी ही तेज थी जितनी किसी नशेब में उतरने वाले ऐसे किसी शख्स की हो सकती है जिसके पीछे मौत लगी हो। उतराई में दौड़ते वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल अपने जिस्म को संभालना होता है, क्योंकि जरा सा तवाजुन बिगड़ने से इंसान का थोबड़ा बिगड़ने में देर नहीं लगती। इसका आसान तरीका यही है कि आदमी को सीधे की बजाय तिरछा होकर दौड़ना पड़ता है, यूं के पाँव का टखने वाला हिस्सा आगे रखा जाता है और आम दौड़ के बरक्स एक ही पाँव मुसलसल आगे रहता है। मेरे दिमाग में दूसरे कोबरे की आमद का खतरा बैठा हुआ था। पहले वाले को तो मैंने उसकी बेखबरी में मार गिराया था और उसके इबरतनाक अंजाम के बाद दूसरा पायलट कभी भी ऐसी गलती न करता। अचानक मेरे जहन में उनकी ट्रांसमिशन सुनने का दाइया पैदा हुआ। वायरलेस सेट काफी देर से बंद करके मैंने जेब में डाला हुआ था। कोट की जेब से वायरलेस निकाल कर मैंने ऑन कर लिया। लॉरा ब्राउन बड़े गुस्से में किसी को लताड़ रही थी। वो बोल रही थी, तुम्हारे सूरमा अब तक नहीं पहुंचे, उन्हें कहो जल्दी वहां पहुंच कर मालूम करें पायलट को कैसे हादसा पेश आया है। ओवर। कमांडर मुबीन की सफाई देती हुई आवाज उभरी। जी मैडम, वो बस पहुंचने ही वाले हैं। असल में मगरबी जानिब से चढ़ाई बिल्कुल सीधी है, इसलिए उन्हें देर हो रही है। ओवर। लॉरा की आवाज आई, तमाम हेली के गिर्द न इकट्ठे हो जाएं। कुछ को कहो ऊपर पहुंच कर देखें, हो सकता है गिरने से पहले पायलट उस खबीस को निशाना बना चुका हो। ओवर। मुबीन की आवाज आई, ठीक है मैडम। ओवर। ओवर एंड ऑल कहकर लॉरा ब्राउन ने बात खत्म कर दी। मैंने पुरानी फ्रीक्वेंसी लगाई। 2-3 मिनट के बाद ही मेरे कानों में कमांडर अब्दुल हक की आवाज आई। अब्दुल्ला, क्या हाल है? वो शायद वक्फे वक्फे से मुझे पुकार रहा था। मैंने कहा, माजरत खां हूँ दोस्त, मैं जरा मसरूफ हूँ, बाद में बात होगी, फिलहाल खुदा हाफिज, मैंने फूले हुए सांसों के साथ कहा और उसके साथ ही 15 नंबर चैनल लगा दिया। इस दौरान मेरी रफ्तार जरा सी धीमी हुई, लेकिन मैंने रुकने की कोशिश नहीं की थी। आधे से ज्यादा उतराई मैं तय कर चुका था और अब तो छदरी छदरी झाड़ियां शुरू हो गई थी जो मुझे अच्छी खासी आड़ मुहैया कर रही थी। अगर दुश्मन नशेब में झांक भी लेता तो मुझे इतनी आसानी से नहीं ढूंढ सकता था। नीचे नाले में कोबरे के फायर से बचने के लिए भी काफी जगह मिल जाती। कमांडर अब्दुल हक की इत्मीनान भरी आवाज उभरी। शुक्र है अब्दुल्ला भाई, आपकी आवाज सुनी। मैंने कहा, बाकी गप बाद में होगी, ये बताओ इस वक्त कहाँ पर हो? वो बोला, हम तयशुदा जगह पर जाने के लिए निकल चुके हैं, मगर हेली की आमद की वजह से रास्ते में रुक गए हैं। मैंने कहा, वापस ठिकाने पर पहुंचो, वहां आकर बात करते हैं। उसकी इत्मीनान भरी आवाज आई, ठीक है। वायरलेस सेट जेब में डालकर मैंने दोबारा अपनी रफ्तार बढ़ा दी। नाले में उतरते ही मेरे कानों में क्लैशनकोफ की तड़तड़ाहट गूंजी। 4-5 क्लैशनकोफें इकट्ठी ही गरज रही थी। मैंने सर उठाकर देखा, दुश्मन बुलंदी पर पहुंच चुका था और वहीं से वो नाले में फायर कर रहा था। क्लैशनकोफ की कारगर रेंज इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो मुझे वहां से निशाना बना सकते, अलबत्ता ताकुब करके मुझे नुकसान पहुंचाना मुश्किल नहीं था। एक बड़े पत्थर की आड़ में रुककर मैं उनका जायजा लेने लगा। वो मेरे ताकुब के लिए नशेब में उतरने लग गए थे। नजदीक पहुंचने पर मैं उनका मुकाबला न कर पाता, क्योंकि स्नाइपर राइफल दूर की लड़ाई के लिए ज्यादा मौसर है। नजदीकी और दूबदू लड़ाई में तो ऑटोमेटिक और हल्की राइफल ही ज्यादा कारआमद होती हैं। उनकी पेशकदमी में रुकावट डालना जरूरी था। रेंज मास्टर को झूले से निकालकर मैंने पत्थर पर लगाया, फासला नाप कर उनकी बुलंदी का जाविया नापा, क्योंकि दुरुस्त फायर करने के लिए मुझे इन तमाम मालूमात की जरूरत थी। अलबत्ता अब मेरा इतना तजुर्बा हो चुका था कि 1 मिनट के कलील वक्त में मैं रेंज लगा चुका था। पहला फायर मैंने उस पर किया जो सबसे आगे था। उसकी तेज रफ्तारी गोली लगने के बाद भी बरकरार रही थी। चूंकि मैंने बैरल पर साइलेंसर चढ़ाया हुआ था, इसलिए बाकियों ने अपने साथी के गिरने को ठोकर लगने पर महमूल किया, लेकिन उसके बाद गिरने वाले 2 आदमियों ने एकदम उनके कदमों में रुकावट डाल दी। वो चीख चीख कर एक दूसरे को आड़ लेने का कह रहे थे, लेकिन ये जरूरी तो नहीं था कि तमाम को फौरन ही मजबूत आड़ मिल जाती। उनके छुपने तक 2 और आदमी बाकी नहीं रहे थे। बाकी 3 पत्थरों के पीछे लेटकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। उनकी तादाद 10 थी, जबकि मेरे ताकुब में 8 आ रहे थे।
इसका मतलब यही था कि 2 हेलीकॉप्टर के साथ रुक गए थे। मैंने वायरलेस सेट निकालकर उनका मखसूस चैनल लगाया, क्योंकि उन्होंने उस हादसे की इत्तला तो किसी को देना थी। मेरे कानों में मुबीन की आवाज पड़ी, वहीं लेटे रहो, आड़ से बाहर ना निकलना, मैं तुम लोगों से बात करता हूँ। यकीनन वो मुबीन को इत्तला दे चुके थे और अब मुबीन उन्हें हिकमत अमली समझा रहा था। उन्हें इंतजार का कहकर वो लॉरा ब्राउन को पुकारने लगा। 21 for 11 ओवर। लॉरा की आवाज आई, सेंड योर मैसेज ओवर। मैंने महसूस किया था कि निक से ज्यादा वो अहकाम पास करती थी। शायद वो निक से सीनियर थी या फिर उसे कमांड करने का कुछ ज्यादा ही शौक था। मुबीन उसे 5 आदमियों की हलाकत का बताने लगा। गुस्से में वो गालियां देने पर उतर आई थी। बोली, ये उल्लू के पट्टे अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते, एक हरामी इनके काबू में नहीं आ रहा। ओवर। मुबीन ने कहा, मैडम मेरा ख्याल है वहाँ कोबरा भेज देते हैं। अब बड़े हेलीकॉप्टर की हिफाजत के लिए कोबरे की जरूरत नहीं रही। तमाम लाशें एक जाल में बांधकर MI-17 रवाना हो चुका है। ओवर। वो बोली, ठीक है, उसके पायलट को भी पहले वाले खबीस का अंजाम बता दो। खाली भौंकने वाले सूअर इकट्ठे हो गए हैं। ओवर एंड ऑल। लॉरा ब्राउन का गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। मैं उसे मजीद सुलगाने से बाज नहीं आया। मैंने कहा, हाय बेबी, इतने प्यारे होंठों से इतनी गंदी गंदी गालियां बकना कोई अच्छी बात तो नहीं है। ओवर। वो बोली, तुम। उसने तुम के बाद जो कहा वो यहाँ बोला नहीं जा सकता। शायद अंग्रेजी जबान की सारी मारूफ और गैर मारूफ गालियां उसे असबर थी। हमारे यहाँ जो इंग्लिश गालियां जबान ज़द-ए-आम हैं, उन्हें हम उर्दू गालियों के मुकाबले में कम बुरा समझते हैं। ये हुक्मरान जबान का एजाज ही है कि गालियां सुनने वाला बेसाख्ता कह उठता है, लगती हैं गालियां भी तेरे मुंह से भली। मगर उसने जो अल्फाज मुंह से निकाले थे, मर्द होने के बावजूद मुझे पहली बार वो सब सुनने का इत्तेफाक हुआ था। किसी गालियां बकने वाले के जवाब में वैसे ही अल्फाज मुंह से निकालने का मतलब ये होता है कि आप भी उसकी सतह पर आ गए हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि गालियां बकना अपनी कमजोरी और बेबसी का इजहार करना है। लॉरा ब्राउन भी कुछ न कर सकने पर यूं बेहूदगी पर उतर आई थी। मैंने एक कहकहा लगाकर उसे मजीद सुलगाया। वो मजीद मुगल्लजात बकने लगी। उसकी जबान रुकने पर मैंने परेशान लहजे में कहा, ये गालियां बकना कहीं अपने डेट के वादे से इनहराफ की चाल तो नहीं। ओवर। वो बोली, मिस्टर, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। उसका गुस्सा देखकर लग रहा था कि अगर मैं उसके सामने होता तो वो मुझे कच्चा चबा डालती। मैंने कहा, मतलब मेरा अंदाजा ठीक है, तुम्हारे साथ डेट पर जाने की ख्वाहिश ख्वाब ही बनी रहेगी। मैंने यूं दुख का इजहार किया। वो बोली, अगर मेरे सामने होते तो तुम्हें बता देती कि तुम कितने कुछ दलेर हो। उससे बातें करते हुए मैं पत्थरों की आड़ में लेटे हुए दुश्मनों से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं हुआ था। उनकी मूसलाधार फायरिंग अब गाहे गाहे की टख टुख में बदल चुकी थी। मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं फजूल ट्रिगर दबाने से परहेज ही करता हूँ। उस्तादों ने हमेशा बिला मकसद की फायरिंग से रोका था और मैं इस उसूल पर सख्ती से कारबंद रहता हूँ। इसी वजह से तो दौरान तरबियत कभी गलत गोली चलाने की पादाश में उस्ताद मोहतरम राव तसव्वुर साहब के तादीबी वाज से बहरामंद नहीं हो सका था। इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं हमेशा ही बेइज्जती करवाने से महफूज रहा। निशानेबाजी से हटकर खैर से मुझे भी दर्जनों बार बेइज्जत होने का शर्फ हासिल रहा है, लेकिन ये मौका तफसील बताने का नहीं। लॉरा ब्राउन सीधे मुंह बात करने पर आमादा नहीं थी और मुझे भी खामखा बेहुदा अल्फाज सुनने का कोई शौक नहीं था। इसलिए मैं मजीद कुछ कहे बगैर दाएं बाएं किसी ऐसी जगह की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा जहां मैं हेलीकॉप्टर की फायरिंग से अपना बचाव कर सकता। यूं भी नाले में जा बचा ऐसी चट्टानें बिखरी पड़ी थी जिनके नीचे घुसकर मैं अपना बचाव कर सकता था। इसलिए मुझे अब हेली का पहले जितना खौफ नहीं रहा था, बल्कि एक हेली को गिरा लेने के बाद मेरा हौसला बुलंद था। मैं छुपकर हेली पर निशाना साध सकता था। यूं भी साइलेंसर की वजह से मेरी राइफल से निकलने वाली गोली की आवाज ही नहीं आती थी। 50-60 कदम दूर मुझे एक मुनासिब चट्टान नजर आई जिसके साथ खो जैसी बनी थी। मैं राइफल को उसी तरह कंधे पर रखकर उस जाने बढ़ गया। दुश्मन मुझसे 600-700 गज दूर था और इतने फासले पर से क्लैशनकोफ की गोली से मुझे निशाना नहीं बनाया जा सकता था। मतलूबा चट्टान के पास जाकर मैंने राइफल कंधे से उतार कर पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। 3 आदमी बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ रहे थे। जिस वक्त उन पर नजर पड़ी वो ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे कि मेरे निशाना साधने से पहले ही वो नजर से ओझल हो जाते। इसलिए किसी ऐसी कोशिश से गुरेज करते हुए मैं उनकी तरफ मुतवज्जे रहा। मुझे लॉरा ब्राउन के साथ मसरूफे गुफ्तगू पाकर कमांडर मुबीन ने किसी और चैनल पर उन्हें वापस लौटने का हुक्म दे दिया था। हेली की आवाज भी अब तक मेरे कानों में नहीं पड़ी थी और इसका एक ही मतलब हो सकता था कि उनका मंसूबा तब्दील हो चुका था। वैसे हेलीकॉप्टर के न आने की एक टेक्निकल वजह तो ये भी हो सकती थी कि हेली का फ्यूल कम रह गया हो। यूं भी हेलीकॉप्टर एक ऐसी सवारी है जिसे बार बार ईंधन डलवाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हेली पर मुसलसल लंबा सफर नहीं किया जा सकता। हर 3-4 घंटों के बाद हेली को फ्यूल टैंक भरवाने की जरूरत पड़ जाती है।
दुश्मन की निगाहों से ओझल होते ही मैंने रेंज मास्टर को झूले में डाला और अपने रास्ते पर हो लिया। चलते हुए मैं वायरलेस सेट के चैनल भी तब्दील करता गया ताकि किसी जगह चैनल की गुफ्तगू सुनने को मिले, मगर मुझे कामयाबी नहीं हुई थी। सारे चैनल्स खंगालने के बाद मैंने 15 नंबर चैनल लगाकर अब्दुल हक को पुकारना शुरू कर दिया। फौरन ही उसका जवाब मौसूल हुआ था। वो उस वक्त अपने ठिकाने वाली पहाड़ी की बुलंदी पर चढ़ा था। सूरत हाल पूछने पर उसने बता दिया था कि दोनों हेलीकॉप्टर्स को वापस जाते हुए उसने खुद देखा है और उसके अलावा भी कोई खास हरकत नजर नहीं आ रही थी। ठिकाने वाली पहाड़ी के नाले में पहुंचते ही मुझे 3 मुसल्लह आदमी अपना इंतजार करते मिले। मेरे मना करने के बावजूद अब्दुल हक ने उन आदमियों को नीचे भेज दिया था। उन्होंने फौरन ही रेंज मास्टर का झोला मुझसे ले लिया था। मुसलसल भाग दौड़ और जान बचाने की कोशिश में मेरे कपड़े निहायत गंदे हो चुके थे। पसीना झाड़ियों के पत्ते और मिट्टी वगैरह लगने की वजह से मैं पूरा भूत बना हुआ था। गो एक स्नाइपर को दुश्मन की नजर से छुपने के लिए अपनी शक्ल और लिबास को खुद ही खराब करना पड़ता है, लेकिन मेरी उस वक्त की हालत के जिम्मेदार हालात थे। ठिकाने पर पहुंचते ही सबसे पहले तो मैंने गर्म पानी से गुस्ल करके कपड़े तब्दील किए। उसके बाद खाने के लिए बैठ गया कि भूख से बुरा हाल था। शाम की नमाज पढ़कर तमाम मेरी कारगुजारी सुन रहे थे। कमांडर जिला खान बहुत खुश था। दुश्मन को काफी अरसे बाद इतना नुकसान उठाना पड़ा था। मैंने पूछा, वैसे इस पहाड़ी पर हेलीकॉप्टर के उतरने की जगह तो नहीं थी? फिर उन्होंने लाशें किस तरह इकट्ठी की? जिला खान बताने लगा, उन्होंने एक जाल नीचे फेंका और उसके हमरा 4-5 आदमी रस्सी की सीढ़ी से नीचे उतर गए। तमाम लाशों को इकट्ठा करके उन्होंने जाल में डाला और फिर जाल के चारों कोनों में लगे कुंडों में रस्सी गुजार कर हेलीकॉप्टर के नीचे बांध दिया। उनके लाशें इकट्ठा करने तक दोनों हेली हवा में चक्कर लगाते रहे। मैंने पूछा, आप कहां से देख रहे थे? जिला खान ने जवाब दिया, हम बिल्कुल करीब थे, लेकिन उस वक्त फायर करना मौत को दावत देने के बराबर था। छोटे वाला हेलीकॉप्टर बहुत खतरनाक है। एक गोली फायर होने के बाद शायद हम में से कोई न बचता। मैंने कहा, अच्छा, अब इशा के बाद अगले मरहले के लिए तैयार रहना। अब्दुल हक और जिला खान ने बैक वक्त पूछा, क्या मतलब? बाकी भी मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए। उनके सवाल को नजरअंदाज करते हुए मैंने जिला खान से पूछा, आपके पास 12.7 mm गन्ने कितनी तादाद में मौजूद हैं? उसने कहा, सिर्फ 2 हैं। मैंने पिटली से बंधा खंजर निकालकर गार के फर्श पर लकीरें खींचने लगा। दाएं बाएं की पहाड़ियों की निशानदेही करके मैं उन्हें तफसील से अपना मंसूबा समझाने लगा। मेरे मंसूबे का लुब्बे लुबाब ये था कि मैं एक ऊंची पहाड़ी पर मोर्चा पकड़कर दुश्मन के आदमियों को चुन चुन कर निशाना बनाता। इस दौरान जिला खान के आदमी उस पहाड़ी को घेरे में लेकर मुझे हिफाजत मुहैया करते रहते ताकि दुश्मन वहां अपने आदमी भेजकर मुझे नुकसान न पहुंचा सकता। इस तरह हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ वो साथ वाली पहाड़ी पर 12.7 गन्ने लगाकर उनकी मदद से हेलीकॉप्टर के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। जिला खान बोला, मंसूबा तो बहुत अच्छा है, मगर इस तरह हम में से एक भी नहीं बचेगा। अगर दुश्मन को हमारी पोजीशन वाज़ेह हो गई तो बमबारी करके तमाम पहाड़ी को सुरमा बना डालेगा और फिर 3-4 कोबरा हेलीकॉप्टर्स को 2 गन्नों से तबाह नहीं किया जा सकता। वो यहाँ ड्रोन भी मार सकते हैं, जंगी जहाज भी भेज सकते हैं, इसलिए ये मंसूबा काबिल अमल नहीं है। हम बस छापा मार कार्रवाइयां कर सकते हैं। एक जगह पोजीशन संभाल कर मुकाबला करने में हमारा सरासर नुकसान है, क्योंकि दुश्मन के पास बहुत ज्यादा वसाइल हैं। वो लोग काफी अरसे से वहाँ बरसरे पैकार थे और उन्हें मुझसे कई गुना ज्यादा तजुर्बा था, इसलिए मैं बहस में पड़े बगैर बोला, फिर मुझे क्या करना चाहिए? जिला खान बोला, आप उस स्नाइपर का बंदोबस्त कर दें, उससे जान छूटने के बाद हम अपने तरीके से कार्रवाइयां करते रहेंगे। मैंने कहा, तो निक स्टुअर्ट कोई अकेला स्नाइपर तो नहीं है? जिला खान इत्मीनान से बोला, सही कहा, मगर उस जैसा अच्छा निशानेबाज इतनी आसानी से उन्हें दूसरा नहीं मिलेगा। बाकी तरबियती कैंप में हमने अपने मखसूस आदमियों को निशानेबाजी की तरबियत देना शुरू कर दी है। जल्द ही हमें भी अच्छे स्नाइपर मिल जाएंगे। मैं फौरन उससे मुत्तफिक हो गया, ठीक है। यूं भी मैं खामखा ही इस बखेड़े में फंस गया था। मुझे वापस जाकर बहुत सारे काम निपटाना थे और मैं अफगानिस्तान में किसी और के मसाइल में उलझा था। यहाँ जितने काम मैं कर चुका था सारे गैर कानूनी थे। पाक आर्मी का कानून मुझे कभी भी इसकी इजाजत नहीं देता था। अब भी मैं जो कुछ कर रहा था चोरी छुपे कर रहा था। अगर किसी सीनियर को मालूम हो जाता तो मुझे सजा मिलते देर न लगती। रात को बिस्तर पर लेटते वक्त मैं अब्दुल हक से अगले दिन के लाया अमल के बारे में बातचीत करता रहा। थके होने की वजह से हम ज्यादा देर गपशप नहीं लगा सकते थे। सुबह नाश्ते के बाद मैं उसके हमरा उस मखसूस पहाड़ी की जानिब रवाना था जिसे मैंने कल चुना था। जिला खान के हाथों दुश्मनों के 2 रेडियो सेट लगे थे। एक की बैटरी निकालकर हमने इजाफी बैटरी के तौर पर साथ ले ली। जिला खान के आदमियों से राब्ते के लिए हमारे पास आई कॉम भी मौजूद था। कल जिस पहाड़ी पर मैंने निक स्टुअर्ट और लॉरा ब्राउन को फंसाया था वो हमारे रास्ते में ही पड़ रही थी। अपने साथियों की लाशें तो वो उठाकर ले गए थे, अलबत्ता गाढ़ा खून अब तक बिखरा हुआ था। मैंने अब्दुल हक को वो 2 पत्थर भी दिखाए थे जिसके अकब में लॉरा ब्राउन और निक स्टुअर्ट ने आड़ लिए रखी थी। उस पहाड़ी को अबूर करने के बाद मैंने अब्दुल हक को मोहतात रहने का मशवरा दिया। दुश्मनों के ठिकाने और हमारे दरमियान एक और ऊंची पहाड़ी हायल थी, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत जरूरी थी।
क्योंकि वो जगह दुश्मन के ठिकाने से देखी जा सकती थी। और फिर निक स्टुअर्ट जैसा निशानेबाज भी दुश्मन की सफों में मौजूद था। छुपते छुपाते दरख्तों के तनों, झाड़ियों और पथरीली चट्टानों की आड़ लेते हम आखिरकार पहाड़ की बुलंदी पर पहुंच ही गए थे। वहां से दुश्मन के ठिकाने का हवाई फासला 1200-1300 मीटर था। सबसे पहले झाड़ियों के दरमियान हमने अपने लेटने की जगह बनाई, यूं कि वहां हम न सिर्फ दुश्मन की नजरों से छुप सकते थे बल्कि सामने से होने वाली फायरिंग से भी बच सकते थे। राइफल को तैयार करके हम भी वहां लेट गए। दुश्मन के ठिकाने का जायजा लेने पर हमें कोई चहल पहल नजर नहीं आ रही थी। लाजमी तौर पर निक स्टुअर्ट और लॉरा ब्राउन ने उन्हें आड़ में रहने की सख्ती से अहकामात दिए होंगे। रेडियो सेट पर भी खामोशी छाई हुई थी। अब्दुल हक ने पूछा, हम कब तक यहाँ छुपे रहेंगे? मैं मुस्कुराया, अब वक्त की गिनती भूल जाओ, यहाँ से मरकर या मारकर ही वापसी होगी। कमांडर अब्दुल हक फलसफियाना लहजे में बोला, मुझे लगता है कि एक स्नाइपर का साथ चुनकर मैंने अपने लिए ख्वारी देख ली है। मेरे खिलखिलाने पर वो दोबारा बोला, जानते हो सबसे मुश्किल काम इंतजार होता है, और ऐसा इंतजार जिसका फल मिलने की उम्मीद कम ही हो, वो तबीयत पर और भी गिरा गुजरता है। मैंने कहा, यही स्नाइपर की जिंदगी है, और ऐसी जिंदगी हर कोई नहीं गुजार सकता। गपशप करते हुए भी हमारी नजरें हदफ की तलाश में सरगर्दा रहीं। इस दौरान हमें थोड़ी बहुत हरकत भी नजर आ रही थी, लेकिन अब मैं अपने हदफ के अलावा किसी को नहीं मारना चाहता था, क्योंकि किसी एक आदमी के मरते ही निक स्टुअर्ट मजीद चौकन्ना हो जाता। अब्दुल हक ने पूछा, वैसे अपने हदफ को पहचानेंगे कैसे? मैंने कहा, वो ज्यादा देर जहाँ छुप कर नहीं लेटेगा। मुझे यकीन है कि शिकार की तलाश में वो जरूर अपने ठिकाने से निकलेगा, और उस वक्त उसकी पहचान हो जाएगी। उसने पूछा, वही तो पूछ रहा हूँ ना, जब उसके हमरा और आदमी भी मौजूद होंगे तो कैसे उसकी पहचान हो पाएगी? मैंने कहा, जिस जगह भी वो फायर करने के लिए लेटेगा हमें अंदाजा हो जाएगा। कमांडर अब्दुल हक की समझ में मेरा फलसफा आया था या नहीं, लेकिन उसने दोबारा इस मुताल्लिक सवाल न किया। दोपहर को हमने साथ लाया हुआ खाना खाया और पानी पीकर दोबारा निगरानी के लिए लेट गए। खाने के बाद अब्दुल हक को नींद आने लगी थी। उसे सो जाने का मशवरा देकर मैं जागता रहा। यूं भी ऐसे मौके पर स्नाइपर नींद को अपने करीब नहीं भटकने देता। मैं गाहे गाहे रेडियो सेट ऑन करके मुख्तलिफ चैनल्स तब्दील करता रहा। खाना खाने के बाद उनकी जरा सी ट्रांसमिशन में सुन पाया था, मगर वो उनकी रोजमर्रा के कामों के मुतालिक थी। उनके पानी लाने वाली पार्टी किसी नजदीकी चश्मे पर जा रही थी। उस पहाड़ी पर सिर्फ एक ही जानिब उतरने का रास्ता मौजूद था, और वो रास्ता हमारी नजर में था। पानी लाने वाली पार्टी मेरी नजरों के सामने ही नीचे गई थी, और उन्हें मैं आसानी से निशाना बना सकता था, लेकिन अब मैं किसी गैर अहम आदमी की लाश गिराकर निक स्टुअर्ट को मजीद चौकन्ना नहीं करना चाहता था। दोपहर को अब्दुल हक की आंख खुली और उसे मैंने मशरकी जानिब की ढलान पर रात गुजारने की जगह ढूंढने के लिए भेज दिया। अंधेरा छाने से पहले ही उसने एक गार ढूंढ लिया था, और काफी सारी खुश्क लकड़ियां उसने गार के अंदर इकट्ठी कर दी थी। शाम का अंधेरा फैलते ही मैं उसके हमरा गार में पहुंच गया। चूंकि दुश्मन हमसे मगरबी जानिब की पहाड़ी पर मौजूद था, इसलिए हमने बेफिक्री से आग जलाए रखी। अब्दुल हक दिन को अच्छी खासी नींद ले चुका था, इसलिए उसने मुझे सो जाने का मशवरा दिया। रात के 2-2:30 बजे तक वो जागता रहा था। उसके बाद मुझे जगाकर वो सो गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती